नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर हम लोग आपके सामने हम आधुनिक भारत का इतिहास देखने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे देश में यूरोपियों का आगमन भारत में हो गया था। आप देखें कि हमारे देश में पोर्तुगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, जिसको कहते हैं कि हालैंड के निवासी आए, नीदरलैंड के भी आए और लास्ट में सबसे फ्रांसीसी आए। तो आप देखेंगे कि लास्ट में होगा कि जितने लोग आए, जितनी भी कंपनियां आई, वो कंपनियां आती गई और एक दूसरे को पराजित करते हुए चली गई। लेकिन जो लास्ट में कब अंग्रेज सबके ऊपर हावी हुए और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि सबसे उसका प्रशासन, उसके ऑफिसर्स जो थे वो काफ़ी कुशल थे, काफ़ी बेहतर थे, इसलिए उनका सैनिक वेग आप देखेंगे बहुत बेहतर है, बहुत संगठित था और अनुशंसित था। इस कारण जितनी भी कंपनियां सब उसके सामने पराजित हो गई। लेकिन अभी भी अंग्रेजों के सामने आप देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी इस समय थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों एक ही स्तर पर थे और दोनों एक ही स्तर से ही अपना शासन चला रहे थे और दोनों के बीच में दोनों का उद्देश्य व्यापार करना ही था। देखिए, हमारे देश में जो भी यूरोपीय कंपनियां आई उन यूरोपीय कंपनियों का उद्देश्य था व्यापार करना और व्यापार के मामले में अपने आप में व्यस्त भी थी। बट हमारे देश में जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, आप देखेंगे ये वो काल होगा कि जब हमारे देश में मुगलों का शासन कमजोर होता चला जाता है। हमारे देश में जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं उनका शासन सिकुड़ता जाएगा, एक तरह से उनका साम्राज्य कम होता जाएगा और जो हमारे क्षेत्रीय शासक है, बंगाल का मामला हो या मद्रास का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो या उत्तर भारत के मामले में, कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो अंग्रेजों से या इन यूरोपीय कंपनियों से लड़कर उनको इस देश से बाहर कर। और इसी का फायदा ये यूरोपीय कंपनियां जो हैं उठाना शुरू करेंगी और हमारे देश में जो राजा हुआ करते थे उन राजाओं के घरेलू मामले में भी इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू किया। आप देखेंगे भारत में यद्यपि अंग्रेज पहले आए बट फ्रांसीसी कंपनी बाद में आएगी, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी में एक गवर्नर आएगा जिसका नाम होगा डुप्ले, उसका नाम है डुप्ले। डुप्ले नाम है। डुप्ले एक ऐसा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल होगा जो भारतीय राजाओं या भारतीय रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू करेगा। वहीं से क्या होगा, जब फ्रांसीसी कंपनियां जो भारतीय रियासतों के मामले में इंटरफेयर करेंगे, आपको तो देखेंगे अंग्रेज भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेज भारतीय राजाओं के मामले में इंटरफेयर करना शुरू करें। हाँ, ये यूनिवर्सली ट्रूथ था कि जहाँ पर अंग्रेज मजबूत थे वहीं फ्रांसीसी भी मजबूत थे। बट एक स्तर पर ऐसी स्थिति थी जहाँ पर अंग्रेज मजबूत कहीं ज़्यादा थे और फ्रांसीसी उस स्थिति में उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी। वो स्तर था जिसको आज हम बोलते हैं कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, उस समय बंगाल बोला जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में सबसे पहले आपको जब फ्रांसीसी और अंग्रेज अपनी स्थिति को भारत में मजबूत करने का प्रयास करेंगे, विशेषतौर पर भारत में राजनीतिक दृष्टि से भारतीय राजाओं के मामले में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे, तो इसके कारण से आपके देश में 3 कर्नाटक युद्ध होगा। उस 3 कर्नाटक युद्ध ने आपके देश में डायरेक्टली तो शुरुआती होगा कि भारतीय राजा अपनी मदद के लिए इन कंपनियों से मदद मांगेंगे, पर धीरे धीरे कंपनियां क्या करेंगी कि हमारे देश के राजाओं को एक तरह से धरातल में या रसातल में भेजती हुई चली जाएंगी और पूरे दक्षिण भारत या यूं कहिए पूरे भारत, पहले दक्षिण भारत फिर धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में अपना जो प्रभुत्व कायम करना था, उस प्रभुत्व कायम करने के लिए लोग कर्नाटक का युद्ध लड़ेंगे और आप देखेंगे कि इसके माध्यम से हमारे देश में एक विदेशी शक्ति काम करना शुरू करेगी। इस दृष्टि से देखते हैं तो भारत में 3 कर्नाटक युद्ध होगा। 3 कर्नाटक युद्ध होगा जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होगा वो
1740 से 1748 के बीच होगा। 1740 से 1748 के बीच होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, आप देखेंगे 1749 से 1754 के बीच में होगा। 1754 के बीच में होगा। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1759 से 1763 के बीच होगा। एक बार फिर से देख रहे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1759 से 1763 के बीच में होगा। इसी समय हमारे देश में दो और युद्ध लड़ा जाएगा। ये तो दक्षिण भारत में युद्ध लड़ा गया, और इसी समय हमारे देश में दो युद्ध और लड़ा जाएगा जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर भी इन्वॉल्व होंगे। एक युद्ध को हम कह सकते हैं जिसको हम प्लासी और बक्सर का युद्ध भी कहेंगे। तो पहले यहाँ पर भी उन दोनों का हम एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। एक सबसे पहले जो युद्ध होगा प्लासी का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध होगा जो 1757 में होगा। 1757 में होगा। उसके बाद में बक्सर का युद्ध होगा। बक्सर का युद्ध होगा। यह युद्ध 1764 में होगा। तो दो युद्ध इधर हो जाएंगे बंगाल में, और 3 युद्ध कर्नाटक में होंगे। और इस प्रकार से ये 5 युद्ध लड़े जाएंगे। और आप देखेंगे अंग्रेजों की एक बेहतर रणनीति, अंग्रेजों के जो सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनके प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, वो अपनी कंपनी को या अपने प्रशासन को इस तरह से मैनेज किया कि वो फ्रांसीसियों को न केवल भारत से बाहर कर दिया, बल्कि भारतीय राजाओं को भी धीरे धीरे अपने साम्राज्य में समेटते हुए एक जिसको कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी स्थिति को मजबूत किया, और आगे चलकर के हमारे देश के ऊपर 200 साल तक शासन भी किया है। तो हम लोग सबसे पहले कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हम सबसे पहले देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध प्रथम युद्ध 1740 से 1748। देखिए 1740 से 48 के बीच में जब युद्ध शुरू होगा तो पहला ये होगा कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का शुरुआत क्या था। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कर्नाटक का जो पहला युद्ध होगा वो एक तरह से एक और यहाँ पर समझिएगा प्रयास करते हैं कि जब भारत में ये फ्रांसीसी अंग्रेज टकरा रहे थे, उसी समय यूरोप में भी स्थिति ऐसे चल रही थी। वहाँ पर भी कुछ मामलों को लेकर युद्ध जब वहाँ पर शुरू होता था तो उसका प्रभाव यूरोप के जितने भी अन्य अपने जो उपनिवेश बना रखे थे, जैसे भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी का अपना साम्राज्य या अपना उपनिवेश बनाने के प्रयास कर रहे थे, या अफ्रीका में भी इनका साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, या दक्षिण अमेरिका में अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। तो जब भी यूरोप में युद्ध हुआ तो उसका प्रभाव विश्व के सभी देशों में जहाँ जहाँ ये देश विशेष जो फ्रांस और ब्रिटेन फैले थे वहाँ पर भी युद्ध शुरू हो गया। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्नाटक का जो युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के कौन से युद्ध का विस्तार था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। वहां पर ऑस्ट्रिया के ये चालू होगा
1740 में स्टार्ट हो गई है वहाँ पर। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जब युद्ध चालू होगा तो उसका प्रभाव आपके देश में भी होगा और आपके देश में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा जाएगा। और उसमें क्या होगा कि एक तरफ अंग्रेज होंगे, एक तरफ फ्रांसीसी होंगे। और होगा क्या इसमें, यहाँ पर जब अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ना शुरू करेंगे तो ये डायरेक्टली नहीं है। एक तरफ फ्रांसीसी जो है विशेष रूप से जो कर्नाटक के नवाब हैं, नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब का नाम है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन नाम है। कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों को एक तरह से कुछ मामले में इंटरफेयर, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे वो अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं गलत चीज़ों का भी सहारा ले रहे थे, जिसके कारण से कि कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसी जो कंपनी होगी उसको रोकने का प्रयास किया। और इस प्रकार से होगा क्या कि कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी कंपनी, यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी एक तरफ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी कंपनी। तो यहाँ पर युद्ध, एक दोनों के बीच युद्ध होगा एक, जिसका नाम है आबोर का युद्ध। युद्ध का नाम है आबोर का युद्ध नहीं होगा, सेंट टोमे का युद्ध होगा। इसमें दोनों के बीच में सेंट टोमे का युद्ध, सेंट टोमे का युद्ध होगा। आपसे वही बनेगा कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में एक तरफ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में सेंट टोमे का युद्ध होगा। लेकिन इसमें जो अंग्रेज जो है वो नवाब अनवरुद्दीन की मदद भी करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें अंग्रेज नवाब अनवरुद्दीन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। यद्यपि इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी जो है वो नवाब अनवरुद्दीन को सेंट टोमे के युद्ध में पराजित कर देंगे। इस प्रकार से प्रथम युद्ध जो होगा उसमें फ्रांसीसी कंपनी नवाब अनवरुद्दीन को सेंट टोमे के युद्ध में पराजित करके और एक तरह से युद्ध रुक जाएगा। इसी के बाद में वहाँ पर जो यूरोप है उस यूरोप में भी एक्स ला सापेल की संधि हो जाएगी। एक्स ला सापेल की संधि के बाद में प्रथम कर्नाटक युद्ध बंद हो जाएगा। एक्स ला सापेल की संधि 1748 में होगी। और इधर भारत में भी मद्रास की संधि होगी। मद्रास की संधि 1748 में होगी, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है एक तरह से बराबर है था और बराबर अंग्रेज फ्रांसीसियों के जीते हुए प्रदेश को लौटा देंगे और फ्रांसीसी अंग्रेजों के जीते हुए प्रदेश को वापस कर देंगे। तो अब इसके बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा। उस समय के बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब होगा कर्नाटक युद्ध
यहाँ पर 1759 से 1754 के बीच था। 1754 के बीच ये युद्ध लड़ा गया। अगर देखा जाए तो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है या द्वितीय युद्ध है वो शुद्ध रूप में भारतीय मामलों को लेकर लड़ा गया था। तो भारतीय मामलों को लेकर अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध में मुख्य रूप से कौन सा कर्नाटक युद्ध है जो मुख्य रूप से भारतीय मैटर को लेकर लड़ा गया था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से भारतीय मामले को लेकर लड़ा गया था। भारतीय मामले को लेकर युद्ध हुआ। कर्नाटक का जो युद्ध होगा मुख्य रूप से द्वितीय कर्नाटक का युद्ध भारतीय मामलों के लेकर होगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जब भी कभी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा कर्नाटक का युद्ध था जो मुख्य रूप से भारतीय मामलों को लेकर युद्ध होगा, तो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध होगा। और द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में आप देखेंगे कि दो स्थिति जो बनेगी विशेष रूप से आपके देश में, एक तरफ हैदराबाद होगा, हैदराबाद होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ कर्नाटक। हैदराबाद में निजामुल मुल्क होगा, निजामुल मुल्क, और यहाँ पर कर्नाटक के जो नवाब होंगे दोस्त अली होंगे, दोस्त अली। संयोग ऐसा होगा कि निजामुल मुल्क और दोस्त अली लगभग आसपास में दोनों की जब मृत्यु हो जाएगी तो हैदराबाद में आप देखेंगे दो दावेदार निकलेंगे, एक मुजफ्फरजंग होंगे, मुजफ्फरजंग और दूसरे होंगे नासिरजंग होंगे। आप देखा होगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने जब फ्रांसीसियों को इंटरफेयर करने से मना किया तो हुआ कि यद्यपि बाद में वो युद्ध बंद हो गया। युद्ध बंद होने के बाद सारे के सारे मामले पटाक्षेप हो गए थे, खत्म हो गए थे। लेकिन कर्नाटक के जब नवाब दोस्त अली की मृत्यु होगी तो यहाँ पर भी नवाब अनवरुद्दीन और इन्हीं के दोस्त अली के दामाद हैं जिनका नाम है चांदा शाह। तो आप देख रहे हैं ना कि हैदराबाद में निजामुल मुल्क की मृत्यु होगी तो मुजफ्फरजंग और नासिरजंग यहाँ पर दावेदार होंगे। कर्नाटक में जब दोस्त अली की मृत्यु होगी नवाब अनवरुद्दीन जो इनके बेटे हैं और चांदा साहब दोस्त अली के क्या है दामाद। तो दोनों लोग कर्नाटक अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत प्रेजेंट करेंगे और दावेदारी के तहत दोनों अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, ये लोग विदेशी शक्तियों का समर्थन मांगना शुरू करेंगे। यहीं से हमारे देश के जो नवाब या रियासतें थी, इन लोगों ने फ्रांसीसी कंपनी हो या अंग्रेज कंपनी, इन लोगों से सहायता मांग कर एक तरह से अपने पैर पे या यूँ कहेंगे कि अपने ही लिए संघातक का काम किया, या यूँ भी कह सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भाग्य चमक रहा था, या ये भी कह सकते हैं कि भारत का आने वाला 200 साल दुर्भाग्य का समय होगा। तो निश्चित तौर पे ये युद्ध कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भारतीय मामलों में यूरोपीय कंपनियों का हस्तक्षेप करने का एक बहुत बड़ा अवसर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब स्थिति हम ये देखेंगे कि हैदराबाद में जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होगा हैदराबाद में, और कर्नाटक में दो कैंडिडेट होंगे, दावेदार होंगे। तो हैदराबाद में जो स्थिति बन रही है और कर्नाटक में जो स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर दो अलायंस तैयार हो जाते हैं। आप
एक फ्रांसीसियों के नेतृत्व में चलेगा, एक फ्रांसीसी रहेंगे। फ्रांसीसी के हिस्से में जो है मुजफ्फरजंग है, मुजफ्फरजंग को समर्थन दिया इन्होंने, और कर्नाटक में ये चांदा साहब को समर्थन देंगे फ्रांसीसी। तो एक गुट ये बना, एक गुट में हम इनको शामिल कर सकते हैं, फ्रांसीसी, मुजफ्फरजंग, चांदा साहब, और दूसरे गुट में अंग्रेज होंगे, और उसके बाद में आप देखेंगे नासिर जंग होंगे, और अनवरुद्दीन होंगे। अब आपके सामने ये दो अलायंस बनके तैयार है। दोनों अलायंस एक दूसरे के साथ में युद्ध करेंगे, और युद्ध करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का, हराने का प्रयास करेंगे। तो जो इस कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसियों का गुट है, उन्होंने अंग्रेजों के नेतृत्व में जो अलायंस बना, दोनों के बीच में युद्ध होगा। एक जो युद्ध होगा 1749 में आबूर का युद्ध होगा, इस युद्ध में फ्रांसीसी वाला गुट जो होगा वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर देगा। कहने का मतलब इस युद्ध में फ्रांसीसी गुट ने नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर देगा। तो यहाँ पर इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आप देखेंगे 1749 में आबूर का युद्ध होगा। फ्रांसीसी गुट ने नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर देगा। एक तरह से पहले इस लड़ाई में या इस युद्ध में फ्रांसीसियों का गुट काफ़ी हावी होगा, काफ़ी मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि इस समय जो फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व या गवर्नर, फ्रांसीसी बस्तियों का जो गवर्नर जनरल होगा वो डुप्ले होगा, और उसकी कुशल रणनीति के सामने अंग्रेजों की रणनीति एक तरह से फेल हो जाएगी, या यूँ कह सकते हैं उतनी प्रभावी नहीं होगी जितना डुप्ले प्रभावित होगा। तो एक जो युद्ध हुआ इसमें नवाब अनवरुद्दीन की हत्या हो जाएगी। पहला जो दौर होगा उसमें फ्रांसीसी गुट हावी है। फिर उसके बाद में इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसी उस समय के बाद में थोड़ा सा उनकी स्थिति कमजोर होने लगेगी, क्योंकि जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांस की सरकार जो डुप्ले को अपने देश वापस बुला लेगी। और डुप्ले को जब अपने देश वापस इसलिए बुला लेती क्योंकि डुप्ले की कुछ प्रशासनिक नीतियाँ फ्रांसीसी कंपनी को एक तरह से घाटे की तरफ ले जा रही थी, या घाटे की तरफ उनको कंपनी घाटे में गई, और कंपनी में घाटे में जाने के बाद से डुप्ले को वापस फ्रांसीसी की सरकार या फ्रांस की सरकार ने अपने देश बुला लिया। और इस कारण से जब नवाब अनवरुद्दीन की इधर हत्या हुई, तो दूसरे दौर में कुछ समय के बाद में क्या होगा कि जो मुजफ्फरजंग है, हैदराबाद के जो दावेदार हैं नासिर जंग, मुजफ्फरजंग, तो अंग्रेज का गुट या अंग्रेजों का गुट हावी होगा और मुजफ्फरजंग की हत्या हो जाएगी। इस प्रकार से मुजफ्फरजंग की जब हत्या होगी तो मुजफ्फरजंग ने अपना उत्तराधिकारी, या यूँ कह सकते हैं कि मुजफ्फरजंग का पुत्र होगा शलावत जंग होगा। तो मुजफ्फरजंग की मृत्यु होने के बाद में आप देखेंगे कि हैदराबाद में शलावत जंग नवाब बनेगा, और कर्नाटक में आप देखेंगे कि चांदा साहब नवाब बनेंगे। इस कर्नाटक युद्ध में कुछ समय के बाद में युद्ध को रोक दिया जाता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1750
59 से 1763 तक चलेगा। इसी समय आप देखेंगे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। तो सप्तवर्षीय युद्ध का यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार माना जा सकता है। मतलब तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार माना जाएगा। और आप देखेंगे उसी समय भारत में जब ये युद्ध हो जाएगा, तो जब प्रारंभ हो जाएगा तो उसमें एक अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा जाएगा। वांडीवास का युद्ध होगा, जो सपोज 1760 में होगा। और इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर देंगे। अंग्रेज फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर दिया। और इस प्रकार से तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद में अंग्रेजों की दक्षिण भारत में स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। आप देखेंगे इसके पहले बंगाल में प्लासी का युद्ध हो चुका होगा। तो प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। अंग्रेज अपनी स्थिति की मजबूती का फायदा उठाकर तृतीय कर्नाटक युद्ध कैसा युद्ध लड़ा? निर्णायक युद्ध लड़े। और निर्णायक युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से क्या हो गए कि भारत में उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई। तो आपने देखा कि भारत में 3 कर्नाटक युद्ध होंगे। 3 कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज लास्ट में फ्रांसीसियों को अपनी ताकत के द्वारा पराजित करके उनको एक क्षेत्र विशेष में सिमटने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम देखते हैं कि जब ये तीनों स्थिति या तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज जीत लेंगे, तो तीनों युद्ध लड़ने के बाद में अब उनके पास में विकल्प, इसके पहले आप देखिए प्लासी का युद्ध हो चुका था वहाँ पर, अब उसके बाद में बक्सर का युद्ध होगा। तो अब हम लोग बक्सर या प्लासी के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में होगा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आपके सामने स्थिति आएगी कि बंगाल का जो नवाब है, बंगाल का अंतिम नवाब अलीवर्दी खान था। अंतिम नवाब अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाएगी। तो चूंकि अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को बनाया था। सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये बंगाल का जो नवाब अलीवर्दी खान है, ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल बादशाह होगा। मुगल बादशाह नहीं, अंतिम मुगल गवर्नर होगा। जो इसके बाद में फिर अंग्रेज यहाँ पर हावी हो जाएंगे और अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता जाएगा और मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म होता हुआ चला जाएगा। तो अंतिम जो नवाब है अलीवर्दी खान, अंग्रेजों के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि इन यूरोपियों को अगर नहीं छेड़ते हो तो आपको शहर देंगे। अगर इन्हें आप छेड़ दिया
तो आपको काट काट के मार डालेगा। अर्थात अलीवर्दी खान जो है वो यूरोपियों का तुलना किससे किया? मधुमक्खियों से। तो अलीवर्दी खान जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया है। मधुमक्खियों से किया। निश्चित तौर पर अंग्रेज या फ्रांसीसी जो भी कंपनियां थी, जब भी उनको भारतीय मामलों में इंटरफेयर करने का मिला अवसर, तो उन्होंने क्या किया कि इन राजाओं को, रियासती राजाओं को नुकसान किया और अपने स्थिति को मजबूत ही किया है। इस निश्चित तौर पर अलीवर्दी खान का जो स्टेटमेंट है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया, तो निश्चित तौर पर कुछ हद तक सही कहा जा सकता है। अलीवर्दी खान की मृत्यु होने के बाद में उसने अपने नाती, हम कह सकते हैं भारतीय कल्चर में बेटा जो होता है उसको नाती बोलते हैं। तो जब नवाब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठेगा, तो नवाब सिराजुद्दौला का विरोध करने के लिए इसकी कोई दूसरी नहीं, बल्कि इसकी खुद की, जिसको मौसी बोलते हैं, सिराजुद्दौला की मौसी का नाम है सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम ने दावेदारी का विरोध किया। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम ने दावेदारी का विरोध किया। निश्चित तौर पे सिराजुद्दौला के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी होगी और आगे चल करके क्या होगा कि घसीटी बेगम जो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों से समर्थन लेगी और सिराजुद्दौला अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों से समर्थन लेगा। और इस प्रकार से अंग्रेज और फ्रांसीसी निश्चित तौर पर अपनी स्थिति का फायदा लेने के चक्कर में भारतीय राजाओं अर्थात सिराजुद्दौला या घसीटी बेगम का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला तो चाहता था कि मैं नवाब बनूं या नवाब घोषित था, वैध तरीके से था, लेकिन उसका जो दावेदारी इसकी मौसी घसीटी बेगम ने विरोध किया। और इसका परिणाम क्या होगा कि प्लासी का युद्ध होगा। आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये जो युद्ध है, आप इसको युद्ध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध क्या था? ये सिराजुद्दौला के दरबार के जो इसके अधिकारी थे, जो इसके सेनापति थे, उनके षड्यंत्रों का परिणाम था। आप देखेंगे कि अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव इस समय एक, यद्यपि इसके पहले वो मद्रास में एक लिपिक के तौर पे काम कर रहा है, बट उसको अंग्रेजियों ने अपनी तरफ से एक सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा और अपनी कुशलता का परिचय दिया। और उस कुशलता का परिचय का परिणाम होता है कि वो कर्नाटक का युद्ध भी एक तरह से अंग्रेजों को जिता देगा, अपने देश को जिता देगा। और उसी का फायदा लेने के लिए अब मद्रास से उसको बंगाल भेजा जाएगा। और बंगाल में पहुंचने के बाद से ही उसने क्या किया कि भारतीय राजाओं के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, और इसका परिणाम उनको मिला। आप देखेंगे कि जब वो घसीटी बेगम अंग्रेजों का समर्थन लेने गई, तो क्लाइव जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन करने के लिए तैयार हुआ, बट कुछ ना कुछ उसके एवज में शर्त भी रखी है। उसके एवज में शर्त रखी गई। आप देखेंगे हमारे देश में यही वो दौर होगा कि जब एक तरह से भ्रष्टाचार को नहीं कहेंगे, बट नजराने या उपहार जैसी एक आवश्यक प्रथा चलती है। और इसी का दुष्परिणाम होगा कि दुष्परिणाम ये होगा कि आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी हमारे देश में भ्रष्टाचार भी बहुत ही स्थिति खराब स्थिति हो गई है। और हमारे देश में कई ऐसे मामले होते हैं कि जो एकदम, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोग उसके बारे में तो जानते भी हैं। तो घसीटी बेगम का समर्थन आप अंग्रेज करेंगे और सिराजुद्दौला का समर्थन फ्रांसीसी करेंगे। और इस प्रकार से जो युद्ध लड़ा गया
सिर्फ उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया। यहाँ पर एक गुट जो बना है सिराजुद्दौला और फ्रांसीसियों का बना, एक तरफ अंग्रेज और घसीटी बेगम का बनेगा। सिराजुद्दौला को अपनी जो सेनापति मीर जाफर, उसके बाद में आप छोटे सैनिक कह सकते हैं, आर्यों के छोटे सेनापति कह सकते हैं, मीर मदन और राय दुर्लभ, ये दोनों इसी मीर जाफर के नेतृत्व में काम करेंगे। बट इधर से अंग्रेज जो है लॉर्ड क्लाइव जो होगा, लॉर्ड क्लाइव ने षड्यंत्र शुरू किया। लॉर्ड क्लाइव कुछ नहीं कर पाया, तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला दिया। मीर जाफर, लॉर्ड क्लाइव, घसीटी बेगम के बीच में एक षड्यंत्र हुआ कि जब युद्ध होगा तो मीर जाफर अपनी सेना लेकर एक तरह से सिराजुद्दौला की सेना का, सिराजुद्दौला का समर्थन नहीं करेगा। जब वो प्लासी का युद्ध हो रहा होगा तो उस प्लासी के युद्ध में आप देखेंगे कि जब वो युद्ध काफी तेज गति से चल रहा था, या जब तक मीर मदन और राय दुर्लभ युद्ध जिंदा रहेंगे, विशेष रूप से मीर मदन जब तक जिंदा रहेगा, फ्रांसीसी इस अंग्रेजों के गुट के ऊपर हावी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मीर जाफर जो है अपनी सेना लेकर 50,000 की सेना लेकर वो दूर खड़ा रहा, वो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं रहा। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि मीर जाफर मैदान के एक तरह से बाहर ही होगा, और मैदान के बाहर होने का परिणाम होगा कि एक समय फ्रांसीसियों का गुट हावी है, पर दुर्भाग्य ये हुआ कि मीर मदन को ऐसा एक उस युद्ध में मारा जाएगा, और जैसे मीर मदन मारा जाएगा तैसे ही अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में हो जाएगा या अंग्रेजों के पक्ष में चला जाएगा। और इस प्रकार से प्लासी का युद्ध हम क्या कह सकते हैं, षड्यंत्र का युद्ध कह सकते हैं। षड्यंत्र दर षड्यंत्र था, षड्यंत्र दर षड्यंत्र था। अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी कुशलता का परिचय नहीं दिया था, अंग्रेज यहाँ पर अपनी कुशलता का परिचय नहीं दिया, बल्कि षड्यंत्र करके ये युद्ध जीता था। और इस प्रकार से प्लासी का युद्ध अंग्रेज के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को या सिराजुद्दौला को पूरी तरह से पराजित कर दिया गया। और इस युद्ध के बाद में मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, और बंगाल का नवाब बनने के बाद में शासन करना शुरू किया। और मीर जाफर जब अपनी इच्छा के अनुसार शासन करना शुरू किया तो इसके जीवन में भी वही स्थिति है। यदि देखिए कभी भी किसी भी गलत चीज़ों का सहारा लें, गलत चीज़ को हटाने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में भी वही एक बार फिर से होता है। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनेगा तो कंपनी के ऊपर एक तरह से इसका कर्जा बाकी था, और उस कंपनी के कर्जे को बार बार लॉर्ड क्लाइव के द्वारा या कंपनी के द्वारा मांग किया जाएगा, और मीर जाफर उस कर्जे को दिया। बट जब एक बार उसने दिया, कर्जे को वापस किया या जुर्माने को वापस किया, हर्जाने को वापस किया, उसके बाद में फिर से मांग किया गया, तो क्या होगा कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जब जुर्माने को मांग किया गया तो मीर जाफर उस जुर्माने को देने से क्या कर रहा, असमर्थ हो गया। और इस प्रकार से कंपनी जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है मीर जाफर को हटा दिया, और हटा करके मीर जाफर के स्थान पर मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब
इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया गया। कहने का मतलब मीर कासिम जो है, जो बकाया था उस बकाया को देने के लिए तैयार हो गया, और इस प्रकार से अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए, निश्चित तौर पर अंग्रेज अपने फायदे के लिए उन नवाबों को बदल रहे थे, लेकिन आप देखेंगे मीर जाफर से ज्यादा योग्य व्यक्ति था मीर कासिम, और मीर कासिम जो पहला क्या करेगा कि बंगाल में अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देगा। राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर राजधानी दूसरे को बना देगा, और राजधानी दूसरी जैसे चेंज करेगा तो अपने आप को पूरी तरह से मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, और मजबूत स्थिति में जब लाएगा तो इससे अंग्रेजों के मन में इसके प्रति शंका होना शुरू हुआ। जब ये विशेष तौर पे मुर्शिदाबाद के स्थान पर जब ये कंपनी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। और मुंगेर में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर तोप खाने का भी निर्माण करने के लिए फैक्ट्री का भी स्थापित करेगा। मुंगेर में वो कुछ और एक तरह से शस्त्र बनाने वाली कंपनियों का भी यहाँ पर स्थापना करेगा फ्रांसीसियों के मदद से। इस कारण से अंग्रेजों के मन में मीर कासिम के प्रति भी शंका पैदा होना शुरू करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी था, मीर जाफर जैसा नहीं था, ये काफी योग्य था, कुशल सेना नायक भी था, कुशल सेनापति था, और इसके मन में भी था कि अंग्रेजों के प्रभाव से कैसे अपने आप को मुक्त किया जाए। और इसी के लिए क्या करना शुरू करेगा कि अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए वो भारत की दो और शक्तियों से समझौता करेगा। मीर कासिम अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत की 3 बड़ी शक्तियों के साथ समझौता किया। एक मीर कासिम होगा, उसके बाद सुजाउद्दौला उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम, शाह आलम। द्वितीय सुजाउद्दौला अवध का नवाब है, ये बंगाल का नवाब है, ही का नवाब। निश्चित तौर पर मीर कासिम का प्रयास एक कुशल प्रयास कहा जाएगा। मीर कासिम का जो उद्देश्य था एक महत्वाकांक्षी कहा जाएगा, और इस मकसद में अगर वो कामयाब हो गया होता तो निश्चित तौर पर भारत का एक अलग परिदृश्य होता। बट इन तीनों शक्तियों ने मिलकर के अंग्रेजों से जो युद्ध लड़ेगी उसका नाम बक्सर का युद्ध कहा जाएगा। और इस प्रकार से देखें, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में एक तरफ सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो दूसरी तरफ अंग्रेज, बक्सर का युद्ध जब होगा तो अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760 में हो चुका है। नो यस सॉरी 1760 में हो चुका होगा, और उस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को वहां पर भी पराजित कर चुके थे। मतलब अंग्रेज एक शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहे थे, उनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। और इस प्रकार से जब बक्सर के युद्ध होगा तो बक्सर का युद्ध एक यहाँ पर इसको षड्यंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर षड्यंत्र नहीं था। यहाँ पर इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के द्वारा बना हुआ जो गुट था उसको पराजित कर दिया। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया, बक्सर का युद्ध जीता। और इस प्रकार से अंग्रेज भारत की एक निर्णायक शक्ति में आ गए। भारत को एक तरह से एक छत्र शासन करने का उनको अवसर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मुगल सम्राट की स्थिति पहले से खराब थी, और उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी ताकत था शुजा-उद-दौला, तो शुजा-उद-दौला को भी अंग्रेज पराजित कर दिया। और मीर कासिम मीर कासिम मीर कासिम की महत्वाकांक्षाओं पर पानी पड़ेगा। बंगाल का नवाब मीर कासिम को हटा करके बाद पुनः मीर जाफर को बना दिया जाएगा, और उसके बाद मीर जाफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ का नवाब मुबारक दौला बन जाएगा। तो इस युद्ध के बाद में बंगाल पर अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो गए, और अंग्रेज यहीं से अब धीरे धीरे पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए चले जाएंगे। और इस प्रकार से अंग्रेज भारत के एक निर्विवाद शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, और भारत की आने वाले 200 वर्षों में भारत की दिशा दशा को पूरी तरह से बदल कर अंग्रेजों ने रख दिया। भारत की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन हुए, और तब जाकर 1947 में हमारे देश को छोड़कर के अपने देश गए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।